अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें हम क्लास को। सब साथ हैं, स्टार्ट करें हम। आवाज आ रही है सबको? कोई इशू तो नहीं है? स्क्रीन भी अपीयर हो रही है? चले हम स्टार्ट करते हैं। देखें, अच्छा मुझे थोड़ा सा हम इनिशियल जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कोर्स को भी कमेंट्स कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो जिनका अभी फर्म में इंडक्शन हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी फर्म्स में गए ये भी बताते जाएं। ठीक है उसामा, तो आप इस्लामाबाद से क्लासेस ले रहे हैं? परफेक्ट है। अच्छा चलें, मुझे एक और चीज बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो पहले लॉ एआरटीटी से मतलब जो कैफ का लॉ है वो एआरटीटी से पढ़ चुके हैं। जी जी मरियम, आपको तो जानते हैं, आप तो मैरिड होल्डर है। एनीवेज चलें। अच्छा देखें, अब ऑब्वियसली देखें यहाँ पे जो क्लासेस अब हम स्टार्ट करने लगे एक नए फेज के अंदर, एक नए जो है वो आप ये समझे अपने लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर अब आप जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब क्लासेस हुआ करती थी तो आप जो है वो जनरली ठीक है पार्टी कर रहे होते थे। ठीक है, आपकी जो है वो फर्म्स नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज ये आया आपकी लाइफ के अंदर कि बहुत सारे लोग जो है वो जिन्होंने बताया भी यहाँ पे कि फर्म्स में इंडक्ट हो गए, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इंडक्शन के प्रोसेस में इंशाल्लाह उनकी भी इंडक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा, अगर ये होता कि फर्म नहीं होती और कोर्स जो है वो एक्सटेंसिव होता, कॉम्प्रिहेंसिव होता, तो शायद हमारे लिए कवर करना फिर भी पॉसिबल था। ठीक है, हम खुद से भी पढ़ सकते थे। लेकिन पॉइंट ये है कि अब तो फर्म भी है,
ठीक है। अच्छा, फर्म का भी नहीं पता कि क्लाइंट कौन सा हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी आइडिया है कि बहुत सारे अभी जो आपको शायद न्यूली अगर आप इंडक्टेड हैं तो उसमें इतना ज्यादा शायद आप प्रॉब्लम फेस ना करें, लेकिन ऑनवर्ड्स आपके साथ ये भी होगा कि भाई आप जो है वो जनरली इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है, आप जो है वो 12, 2, 1, 2 बजे जो है वो फर्म से आ रहे होंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो कराची में वो तो इस सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो और फिर जो है वो वापस से सुबह 8, 9, 10 बजे वापस से आपने फर्म रीज्वाइन करनी होगी, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप किस तरह से अपनी स्टडीज को मैनेज करेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं सर कैसे करें, 2 बजे जॉब इंचार्ज जो है वो जाने देता है और सुबह कहता है भाई 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। तो अब इस ड्यूरेशन में हम कैसे जो है वो अपनी स्टडीज को मैनेज करें, क्लास भी हम बड़ी मुश्किल से ले रहे होते हैं, ठीक है, उस पर भी इतनी ज्यादा जो है वो हमें फोर्स किया जाता है कि हम छोड़ दें, स्किप कर दें क्लास को, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो हमें मैनेज करना होता है। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर हम किस तरह से जो है वो मैनेज करें, तो देखिए पॉइंट ये है कि यही आपका टेस्टिंग तो यही है ना। अगर 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 इंटर्नशिप आर्टिकल्स ना रखते तो कैफ वाला ही हो जाता, फिर सीए को एडवांटेज किस चीज का था। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे और जो ये एक थॉट्स आ रही होंगी कि भाई हम जो है वो अभी पढ़ते नहीं है, ठीक है, हम लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर हम देखेंगे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो शायद आप जैसे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, या आप क्लासेस ना भी लेते हुए बहुत सारे स्टूडेंट खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो कहेंगे नहीं यार अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हमने कैफ कंप्लीट किया है, ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट तो कर लें, ठीक है, इसके बाद 6 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद, 10 मंथ्स के बाद देखेंगे, ठीक है। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी काउंसलिंग ऐसे ही लोग करते हैं कि जो जनरली जो है वो अपने एग्जाम्स को थ्रू नहीं कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें पॉइंट ये है कि अ, अगर आप अपने आप को 6 मंथ्स तक, ये सिंपल सी बात है ना, अगर एक गाड़ी भी अगर आप ब्रांड न्यू कार भी लें और एक जगह पे उसको 6 मंथ्स तक आप खड़ा कर दें, ठीक है, तो 6 मंथ्स के बाद वो नहीं चलेगी, ठीक है, ये तो फैक्ट है ना। और नहीं चलेगी क्या, उसमें बहुत सारे पार्ट्स भी शायद खराब हो जाए, ठीक है। तो आप और हम तो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर हम अपनी एक रूटीन से हटेंगे, ठीक है, जो एक जैसे मैं अपनी अपनी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैंने जब फॉर एग्जांपल सीए कंप्लीट किया, ठीक है, तो उसके फौरन बाद मैंने अपनी एक और क्वालिफिकेशन परस्यू की, ठीक है। अच्छा, उस क्वालिफिकेशन को किए हुए भी अब मुझे जो है वो बीच में, अच्छा, अब मैं एक और क्वालिफिकेशन अभी कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि बीच में 1 साल का गैप आया, तो अब जब मैं वापस से लेके बैठता हूँ कि अब यार मैं वापस से स्टडी स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो उस मोमेंटम में आने में, उस मूड में आने में मुझे बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टडी वाला मूड ही खत्म हो गया। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को जो है वो कुछ ना कुछ सही, लेकिन ये है कि अपने आप को स्टडीज से कनेक्टेड रखें। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि आप जाएंगे तो सीनियर्स आपसे कहेंगे कि भाई अभी से क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अभी से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट टू। देखो मैं पहले भी ओरिएंटेशन में भी बात कर चुका और आज की क्लास में स्पेसिफिकली मैं इन चीजों पे बात करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से के फर्म्स में जाते हैं तो दो तीन तरह के बेसिकली लोग होते हैं। एक आपको ऑनेस्ट एडवाइस देंगे, ठीक है, एक वो होंगे कि जो खुद फेल हुए हुए हैं, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से ही एडवाइस देंगे। और एक वो है कि जो खुद पास हुए हुए हैं लेकिन वो ऑनेस्ट एडवाइस नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो, अगर मैं बताऊं कि लेट्स से कि अगर वो बंदा है जो फेल हुआ हुआ है, आप उसकी बात सुन रहे हैं कि नहीं यार फर्म में काम करना बड़ा जरूरी है, आप ये पूछें आपका पेपर का स्टेटस क्या है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई ये जो बंदा ये बात कर रहा है इसके पेपर के स्टेटस का क्या मतलब, क्या स्टेटस है पेपर्स का। इसी तरह से अगर वो बंदा के जो पास हुआ हुआ है लेकिन आपको मना कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये थॉट आनी चाहिए यार जब खुद पास कर चुका है तो मुझे क्यों मना कर रहा है, ठीक है, कि अभी से प्रिपरेशन नहीं करो। तो वहां से भी आपको ये हाईलाइट हो जाएगा कि यार ये ऑनेस्ट एडवाइस नहीं कर रहा। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को जो है वो एडवाइसेस लेने के उसमें ज्यादा से ज्यादा ना रखें, कम से कम रखें, ठीक है। आप फर्म जा रहे हैं काम करने के लिए, स्टडीज के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टडीज के लिए टीचर्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर लें या एक आध सीनियर से डिस्कस करें, सबसे डिस्कशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन जो जनरली आ रहा है कि सर हम सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करें, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे हम ओरिएंटेशन में ऑलरेडी जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर चुके। लेकिन एक और क्वेश्चन जो लॉ के हवाले से है कि सर लॉ अभी से पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप लॉ ही लें, ठीक है, लेकिन मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके सामने रखूं तो यार जो सब्जेक्ट 1.5 साल में नहीं हो सकता वो 6 मंथ्स में कैसे करोगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर लॉ नहीं लेते तो जो सब्जेक्ट्स 1.5 ईयर्स के अंदर, इतना कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट जो 1.5 ईयर्स के अंदर आपके लिए कवर करना डिफिकल्ट होता है, ये आप खुद ही देखेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जरा स्टार्ट तो हो।
ठीक है, आप खुद विटनेस करेंगे कि जो सब्जेक्ट 1.5 ईयर्स में मेरे लिए कवर करना डिफिकल्ट है वो मैं 6 मंथ्स में कैसे करूंगा। इफेक्टिवली 6 मंथ्स भी नहीं होते, पहली अटेम्प्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास 4 महीने रह जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि 4 महीने में कैसे लॉ करोगे फिर। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, फिर इसमें एक और क्वेरी आती है कि सर अभी ऐसा नहीं, लॉ चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो देखें, टैक्स के कंपैरिजन के अंदर अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ कम चेंज होता है। ठीक है, बहुत कम चेंज होता है, लेकिन हाँ ये नहीं कहता मैं चेंज नहीं होता, चेंज हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई आपके पास पोर्टल का एक्सेस रहेगा जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती, जब तक आपकी अटेम्प्ट नहीं हो जाती तब तक आपके पास पोर्टल का एक्सेस रहेगा। तो आप चाहें तो इसके बाद वाले बैच के अंदर भी क्लासेस को फिर से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्लासेस लें ना लें ये मेरा डिस्कशन नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आज से स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे लेके जाएंगे चीजों को तो आपके लिए कवर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एनीवेज, आप में से किसी की अगर कोई क्वेरी है तो जल्दी से जो है वो रेस कर दे, अदरवाइज हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया कि ठीक है सर, ये बैच कब तक एंड होगा। देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि हम 6 to 8 मंथ्स के अंदर, क्योंकि आपकी अटेम्प्ट जो है वो December 21 के लिए हम ये इंडक्शन मतलब ये जो सेशन कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो December 21 हो या December-June 22 हो या December 22 हो। ठीक है, ये सारी उन अटेम्प्ट्स के लिए, तो आपकी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो 6 to 8 मंथ्स, 8 मंथ्स आप रखें कि 8 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह आपका कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये होगी कि 6 मंथ्स के अंदर किया जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है तो प्रैक्टिस और ये सारी चीजें को कंसिडर करते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपके कोर्स को एंड कर दिया जाए। मतलब अगर आपकी December 21 में अटेम्प्ट भी होगी तब भी 4 मंथ्स आपके बिफोर एग्जामिनेशन, और अगर बाद में तो फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि सर कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। देखें, इसमें अच्छा सवाल है मरियम आपका, कि इसमें जो बुक आपने रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सामने रखना है। ठीक है, समरीज हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज पास पेपर्स, ठीक है, टॉपिक वाइज पास पेपर्स के अंदर हमने सिर्फ सी टैप के पास पेपर्स नहीं रखे। ठीक है, हमने इसमें कैफ के जो रेलेवेंट पास पेपर, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो आपको देखेंगे, अभी अभी डिस्कशन प्री मेच्योर है, कि अगर फॉर एग्जांपल पास्ट पेपर्स की बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कैफ में आए हैं और सी फैप में नहीं आए। ठीक है, अच्छा, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो कैफ में भी बहुत आए हैं और सी फैप में भी बहुत आए हैं। ठीक है, मतलब देखें, अब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि लॉ का कोर्स जो सी फैप कैफ वाला है वो सी फैप में नहीं है, वो भी तो है। ठीक है, 10, 15, 20% तो वही कोर्स आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसको करना भी इसेंशियल है। तो वहां से हमने दोनों के पास पेपर्स को आपके लिए क्लब करके टॉपिक वाइज बना दिया है। ठीक है, ये बुक जो है वो एडिटिंग मोड में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर ARTT की बुक शॉप के ऊपर अवेलेबल होगी, तो आप में से जो लोग लेना चाहें वहां से उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइकवाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आ गया कि सर जून, अच्छा हम करेंगे कहाँ से मरियम। देखिए, तो हम करेंगे ये कि हम समरीज से अपना डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर डायरेक्ट आपके पास होगा, तो जैसे ही हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है, आप समरीज को पोर्टल से कॉपी करेंगे। ठीक है, क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कॉपी करने पे टाइम कम स्पेंड किया जाए, कुछ चीज़ों के आपको PDF या ये कह लें कि जो नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, समरीज पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, आप क्लास के बाद पोर्टल से इसे इजी होके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई, और बेयर एक्ट आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, बेयर एक्ट पढ़े बगैर आपके लिए कोर्स की कंप्लीशन डिफिकल्ट होगी। ठीक है, एनीवेज, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन ये आया कि सर June 22 और December 21 के साथ कोर्स एंड हो जाएगा। अ, बिल्कुल, December 21 के साथ इंशाल्लाह आपका कोर्स एंड हो जाएगा। मतलब अभी जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 8 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी।
चले जी। अच्छा देखें, अब थोड़ा सा सर तारिक ने भी आपके साथ कोर्स के ऊपर काफी डिस्कशन किया है, ठीक है, सिलेबस के ऊपर काफी डिस्कशन किया है, लेकिन मैं भी ब्रॉडली जो है वो चीज़ों को डिस्कस, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्लास होती है इसी चीज़ के लिए कि हम एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग ले लें, और उसके बाद तो फिर हमने बगैर ब्रेक के जो है वो सारी चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हम इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम फिर रुकेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, सिलेबस जो है वो एक दफ़ा हम देख लेते हैं। स्क्रीन आ रही है सबके पास? अपेयर हो रही है स्क्रीन सबके पास? सबके पास आ रही है? चले जी, जबरदस्त। अच्छा देखें, अब आपके पास जो है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई 3 पोर्शंस के अंदर हमारे कोर्स की थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमने ओरिएंटेशन में इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सके हम, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखें ये कैफ नहीं है। कैफ के अंदर ये होता है कि हम शुरू करते हैं तो शुरू ही करते रहते हैं, आपको सिलेबस का पता नहीं होता और हम सिलेबस बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत छोटे होते हैं, आपको सिलेबस से क्या कंसर्न, आपको तो उससे कंसर्न होता है जो टीचर बता रहा होता है। लेकिन सी फैप जो है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। सी फैप में आपको बताने का ही ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप इसे जरा प्रॉपरली जो है वो चीजों को देखें, ठीक है। चलते हैं, हम शुरू से ही देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसने कहा टू डेवलप इन डेप्थ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ मोस्ट रेलेवेंट इन लोकल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जनरल रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर, ठीक है। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस पेपर्स कैंडिडेट्स विल बी एबल टू, देखें ये लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंगली ही वो अपने क्वेश्चंस को डिजाइन करता है। आइडेंटिफाई इवैल्यूएट एनालाइज डिफरेंट सिचुएशन अराइजिंग इन परफॉर्मिंग द प्रोफेशनल ड्यूटीज विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज, perform secretarial practices, demonstrate working knowledge of meaning formation and working of non-banking financial institutes, ठीक है, एनबीएफसी की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इसीलिए इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी पूछता है। Demonstrate awareness of legal provision in respect of compromise, arrangement, amalgamation and reconstruction of companies, winding up of limited, इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि उसने लर्निंग आउटकम में से डाला हुआ है। Demonstrate awareness of laws regulation relating to banking companies, insurance companies, securities, issue of capital, listing, मुदारबा, competition, anti money laundering and foreign exchange, ठीक है। ये अदर लॉस का पार्ट है, इनमें से मतलब सब नहीं आते ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आते हैं। recognize ethical and professional issues and act appropriately, ठीक है। ये कोड की बात कर रहा है, कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा है, साथ साथ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहा है, अभी नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली कंपनीज एक्ट 2017 वन सेक्शन 1 से लेके 275 एंड रेलेवेंट रूल्स, कितने मार्क्स के आते हैं, वेटेज कितनी है, 30 से 40 की है, ठीक है। इसी तरह से सुनेंगे, मीडिएशन आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाइंडिंग अप एंड अदर रिलेटेड मैटर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसी, ये कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज शुरू वाला 35 मार्क्स का आता है, ये ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। सही है, तो कितने हो गए, 50 मार्क्स ऑलमोस्ट आपके पास इधर से ही आ जाएगा। अदर लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग गवर्नेंस एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, ये 40 45 50 मार्क्स तक का आता है। तो इन टोटल आपके पास 100 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। अब चलता है कैसे, ठीक है। एक बात याद रखें कि अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें, ठीक है, उसने कहा ना कंपनीज एक्ट 2017 एंड अदर रेलेवेंट रूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 1 से लेके 275 तक, देखें अभी क्योंकि आप जिस अटेम्प्ट को कैफ से आ रहे हैं, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट स्प्लिट है, ठीक है। सब्जेक्ट स्प्लिट का क्या मतलब है कि भाई आपके पास 50 मार्क्स का मर्केंटाइल लॉ है और 50 मार्क्स का आपके पास जो है वो कंपनी लॉ है, ठीक है। वरना होता ये था कि जब हमारी अटेम्प्ट की हम बात करें, या अब जो होने वाला है, जो सब्जेक्ट चेंज होने वाला है, जिसमें कंपनी लॉ 100 मार्क्स का हो जाएगा और मर्केंटाइल लॉ भी 100 मार्क्स का हो जाएगा, हमारे टाइम पे भी ऐसा ही होता था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो उससे एडवांटेज ये होता था कि आपके पास कंपनी एक्ट के ये जो जितने सेक्शन लिखे हैं ना, ये सारे के सारे नीचे से ही करके आ जाते थे, हम कैप से ही करके आ जाते थे, ऊपर जो है वो हमें शायद इतनी जो है वो जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब इशू ये है कि जिन अटेम्प्ट से आप आ रहे हो, ठीक है, उन अटेम्प्ट के अंदर कंपनी लॉ है तो सही, लेकिन सेक्शन 1 से लेके 275 तक कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ही हैं,
मतलब बहुत लिमिटेड सेक्शन हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 100, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सारे सेक्शंस को कवर करना, ठीक है, ये एरिया वो है जो आप समझें कि बहुत इजी है। मतलब इजी इन सेंस कि आप क्योंकि कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज से अवेयर है ना, आपको पता है कि भाई एक बंदा, भाई फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे से बार बार बात करते हैं तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आना शुरू हो जाती है ना, भाई कहना क्या चाहता है ये, कैसे ऑपरेट करता है, करता क्या है, ठीक है। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही है कि भाई कंपनीज एक्ट की आप लैंग्वेज को समझते हैं, कंपनीज एक्ट की बात करने के स्टाइल को समझते हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ से आप अगर चाहें तो एक अच्छा जो है वो इसे यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी से कनेक्टेड, अच्छा इसमें अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें आप क्या कराएंगे। तो इसमें मेजोरिटी पोर्शन मैं ही करा रहा हूँ कंपनीज एक्ट के अंदर 1 से लेके 275 तक, एक्सेप्ट वो प्रोविजंस या वो अदर लॉज के जो सर तारिक आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, वो सेक्शंस सर तारिक जो है वो आपके साथ करवाएंगे। अच्छा, जैसे इसमें इसके बाद लिखा है अदर लॉस, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी नहीं है। एक तो ये कंपनीज एक्ट के भी 50 60 70 सेक्शन आप पढ़ के आए, ठीक है, और ऊपर से एक तो वो कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। इसके बाद आपने इससे कनेक्टेड लॉस पढ़ने, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस, वहां आप सिर्फ ये पढ़ते थे कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर अगर लेट से अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो वोटिंग होगी, वोटिंग कैसे होगी, ठीक है, पर्सन भी हो सकती है, इन पर्सन भी हो सकती है, प्रॉक्सी के थ्रू भी हो सकती है, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी हो सकती है। यहाँ पोस्टल बैलेट पे उसने पूरा रेगुलेशन बना दिया, ठीक है। सिर्फ पोस्टल बैलेट नहीं है, यहाँ पूरा रेगुलेशन है और इसके ऊपर अलग से टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये अलग से हमें करना है। इसी तरह फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, वहां आप पढ़ते थे कि भाई आपके पास जो है वो टेबल ए पढ़ते थे ना वहां पे कि भाई टेबल ए में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ टेबल ए क्या है, यहाँ सिर्फ टेबल ए नहीं है, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में भी खुद इटसेल्फ इतने सारे टेबल्स हैं। फिर सेकंड और फिर थर्ड शेड्यूल के अंदर भी आपको डिस्कशन करनी है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो मैंडेटरी हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के बारे में क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम शेड्यूल्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। फिर लिस्टेड कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये शेयर कैपिटल से पर्टेन करता है, ठीक है, ये शेयर कैपिटल वाला एरिया जो है वो सतारिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टैक्स में पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड जो मिलता है उसकी लॉ के एंगल से उसकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की जाएंगी, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड्स होंगे उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ते हैं, 1 मिनट मुझे देते भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज भी आ गया, ठीक है, ये एक अलग लॉ हो गया। फिर इसके बाद है आपने पढ़ा था वहां पे सेक्शन 199 200, अगर आपको याद हो, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में पढ़ा था। तो वो दो सेक्शन तो सिर्फ दो सेक्शन ही थे, यहाँ तो उसने पूरा रेगुलेशन बना दिया इसके ऊपर, ठीक है, कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज और रेगुलेशंस जो है, ठीक है। तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। और फिर जो शेयर वाली चीज आई, अगेन हमने कहा कि ये अलग से फर्दर इशू की अगर जो बात है ये तारिक साहब आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सब मिला के आपके पास कितने मार्क्स का है, 30 से 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कंपनीज एक्ट 2017 के मार्क्स से तो सेक्शंस कम थे आपके कोर्स में, और मार्क्स इन सबको मिलाने के बाद भी जो है वो सब सारे लॉज अदर लॉज मिलाने के बाद भी 35 या 40 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। तो सिर्फ कंपनीज एक्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अदर रेगुलेशन भी आपके साथ इसके साथ इन्वॉल्व है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई फिर आपके पास है ये जो पार्ट ग्रिड भी है, इसमें जो सिग्निफिकेंट एरिया है, ठीक है, दो एरियाज इसमें सिग्निफिकेंट है। एक आपके पास जो है वो एनबीएफसी है, जो हर अटेम्प्ट के अंदर ही टेस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर है वाइंडिंग अप, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट हो ही रहा होता है, ठीक है। तो एनबीएफसी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मेडिएशन आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वाइंडिंग अप के जो सेक्शन हैं ये तारिक साहब आपके साथ डिस्कस करे होंगे, ठीक है। वाइंडिंग अप भी अगर कभी आता है तो 10 मार्क्स का स्ट्रेट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको भी साथ साथ जो है वो कवर करें। अच्छा, इसके मार्क्स कितने हैं, 15 से 25 तक इसके मार्क्स जो है वो टेस्ट आपके पास हो सकते हैं।
अगर और आगे बढ़े, ठीक है, तो सिर्फ देखते जाएं। देखिए अब आप इमेजिन करें कि ये जो आपको गाइड किया जाता है सीनियर्स की तरफ से या पेयर्स की तरफ से कि भाई आप अभी क्या, अभी अभी छोड़े, 6 महीने बाद देखना, ठीक है, एग्जाम से 2 महीने पहले देखना, भाई पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, एग्जाम से 2 महीने पहले देखना। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं टीचिंग में नहीं आया था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये, 2014 या 13 की शायद बात है, जब मैंने कॉर्पोरेट लॉ का पेपर दिया था, और जब मैं पेपर दे के आया था, तो उस वक्त मैं सोचता था यार जब मैं कभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस वक्त मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात गाइड करूंगा कि भाई ये मिस्टेक ना करें जो हम करके बैठ गए, ठीक है, अपने सीनियर्स की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से। ये आपका कोर्स जो है वो 2 महीने में सिर्फ आप अगर बहुत कुछ रह जाए तो वो आपकी रिविजन रह जाए, ठीक है। रिवीजन के अलावा आपको कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर आप रिवीजन, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर आप लास्ट 2 मंथ्स में करेंगे तो पास नहीं होंगे, भाई पास तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग से अगर कोई छलांग लगाए तो बहुत सारे, सारे तो नहीं मर जाते, बच भी जाते हैं, ठीक है, उनकी लक पे डिपेंड करता है। तो भाई पॉइंट ये है कि आप जो है वो डिपेंड करता है कि फिर क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने रिस्क को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपकी रिविजन रह जाए, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोर्स जो है वो आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हो। एनीवेज, अच्छा इसके बाद अदर लॉस का एरिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्ट, ठीक है, तारिक साहब डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इसमें से मेनली जो एरिया होगा वो तारिक साहब का होगा। हाँ, दो तीन शायद एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज, ये प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सीडीसी तारिक साहब करेंगे, फेरा मतलब देख लेते हैं, तारिक साहब ही करेंगे। लिस्टेड कंपनी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स एंड टेक ओवर्स, ठीक है, शायद ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुदारबा, कंपटीशन एक्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, प्रूडेंशियल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो तारिक आपके साथ डिस्कस करे होंगे एक आध चीज के अलावा, क्योंकि ये मेन एरिया तारिक कवर कर रहे होंगे। अच्छा फिर इसके बाद आ जाता है आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, और एथिक्स वाला एरिया, ठीक है। ये दोनों मिला के आपके पास कितने मार्क्स के हैं, ऊपर आपने देखा था अभी कितने मार्क्स के हैं भाई, 40 से 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो कोड वाला जो एरिया है, ये जो बी पार्ट भी है, ये पूरा का पूरा मैंने कवर करना है आपके साथ, कि इसके अंदर एथिक्स है, फिडुशियरी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स इन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है, लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है, इसी तरह से पब्लिक सेक्टर कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा, और फिर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन एंड विसिल ब्लोइंग पॉलिसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही होंगी। एनीवेज, यहाँ तक अगर आप में से किसी की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज रेज कर सकता है, क्योंकि देखिए आज डिस्कशन इसी क्लास के इस क्लास में यही सारे डिस्कशन हमने करने हैं।
तो ये क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है, अरसलान ने रेस किया कि सर ये ओपन बुक एग्जाम होगा तो इसकी तैयारी करनी होगी कैसे, कैसी चीज याद रखेंगे, करनी है या समझ के उनके सवालात को अटेम्प्ट करने की तैयारी करनी है। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन जनरली जो है, क्योंकि हमारे जो सी पैप के बॉयज हैं, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, अभी मेजोरिटी जो है वो सो रहे हैं। आप जब ये रिकॉर्डेड सेशन सुनेंगे, ठीक है, तो उनके माइंड में भी ये सारी जो है वो क्वेरीज आ रही होंगी। ठीक है, तो देखें पॉइंट ये है कि क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है आपका कि भाई फॉर एग्जांपल जब ओपन बुक एग्जाम है तो मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, या जो है वो अच्छा मुझे इससे पहले ये बताएं कि आपने FAR 2 जो है वो ओपन बुक दिया है कैफ के अंदर? आपने FAR 2 या कोई भी एग्जाम ओपन बुक दिया है अब तक? अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई जब ओपन बुक दिया है तो एग्जाम में बुक कितनी दफा खोली थी? ठीक है, अब खुद आप कह रहे हैं, ठीक है, सब यही कह रहे हैं कि सर कोई कह रहा है लेके ही नहीं गया था कोई कह रहा है एक दफा खोली थी, कोई कह रहा था खोलने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो भाई ये बताएं कि आप खुद जो है वो समझदार है। ठीक है, जब आपने ओपन, अच्छा मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि आपका जो FAR 2 का पेपर है वो बुक से बाहर नहीं आया। ठीक है, मुझे प्रूफ करने की बात ही नहीं है, स्टैंडर्ड्स के अंदर से ही आया है। ठीक है, या तो उसने स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज के अंदर से क्वेश्चन निकाला है या उसकी एप्लीकेशन से निकाला है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो स्टैंडर्ड्स की है, वो भी स्ट्रेट पूछता है वो। तो पॉइंट क्या हुआ? तो जब इतना इतना स्ट्रेट वो पूछ सकता है तो बुक क्यों नहीं लेके गए थे? ठीक है, भाई पॉइंट ये है कि जो बुक लेके भी जाता और अगर जिसने बुक खोल भी लेनी थी तो वो पेपर पास नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बुक लेके भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जहां जिसने बुक खोली, आप ये समझ लें कि पेपर एग्जामिनेशन तो नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो बुक सिर्फ बुक में ढूंढता रहेगा कि भाई ये आंसर कहाँ लिखा है, वो आंसर कहाँ लिखा है। भाई आपको मैं अगर आज बुक दे दूं ना, सिर्फ आज बुक दे दूं और मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे निकाल के दिखाएं ये कहाँ लिखा है, तो एग्जाम सिनेरियो सिनेरियो सिचुएशन के अलावा भी आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब वहां तो पैनिक होगा, वहां तो इतना इतना प्रेशर होगा आपके पास। मैं आपको आज अगर बुक्स दे दूं आपके हाथ में, कंपेंडियम दे दूं, मतलब बुक्स दे दूं लॉ की, तब भी आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो वहां कैसे करोगे फिर? तो जो ये बात कहता है, अच्छा मैं फिर तारिक साहब खुद CSS के एग्जामिनेशन दे चुके हैं। ठीक है, तो जब CSS के एग्जामिनेशन दिए हैं तो वहां पे भी सारे ओपन बुक होते हैं। अच्छा मैंने खुद अपनी ADIT के लिए, मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए, सारे ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए हैं। ठीक है, फिर CA फाइनल के अंदर भी हमने, हमारे टाइम पे टैक्स और लॉ जो है वो ओपन बुक नहीं होता था। हमारे टाइम पे सिर्फ दो होते थे, FFR और ऑडिट। ठीक है, ये ओपन बुक होते थे। ठीक है, तो ये हमने ओपन बुक दिए। तो बहुत सारे ओपन बुक एग्जामिनेशन देने के बाद और स्टूडेंट से डिस्कशन के बाद मैं आपको इस बात पे, हम इस बात पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें याद नहीं करना। ठीक है, मैं बड़ा फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें याद नहीं करना। हमें याद करना है इस तरह से कि अगर हम कोई चीज भूल जाएं तो हम वहां पे लॉक को खोल के उसे चेक कर लें कि जो मैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो सकता है ना भाई, मैं कोई चीज पढ़ के क्या मुझे क्लिक नहीं करी, अब 20 साल लिखा था या 10 साल लिखा था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 30 डेज लिखा था या 15 डेज लिखा था। अब मुझे ये पता है कि यार ये चीज इस सेक्शन में लिखी है, इस चीज, ये चीज इस जगह लिखी है। मैंने क्या किया, मैंने फौरन से खोला और मैंने जाके देख लिया कि भाई यहाँ क्या है, 15 दिन लिखे हैं या 30 दिन लिखे हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन अगर मुझे यही ना पता हो कि लिखा कहाँ है, ठीक है, और मैं बुक खोल के बैठ जाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस दफा बात नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट टाइम बात मान के जानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए इस बात पे छोड़ दें आप कि मैं जो है वो सिर्फ बुक खोल के चला जाऊं। एक होता है ना दिमाग में कंफर्ट होती है कि यार बुक अगर साथ में पढ़ी है तो फिर क्या याद करने की जरूरत है। आप एग्जाम को छोड़ें, आज आज आप सॉल्व करके दिखा दें इस तरह से। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने रिटेन करना जरूरी है। ठीक है, मेरी अपनी और मतलब हमारी, मेरी और तारिक साहब की का व्यू ये है कि भाई आपने रिटेन करना जरूरी है। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि बुक आप जो है वो वहीं से पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बात तो बड़ी क्लियर है कि भाई आपने एग्जामिनेशन ओपन बुक है, लेकिन आपने जो है वो साथ साथ रिटेन भी करना है। ठीक है,
अब ये हो सकता है कि अच्छा, इसीलिए हमने क्या कहा कि जो समरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, समरीज जो हम आपके साथ दिखाएंगे, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, पूरी हर टॉपिक की समरीज जो है वो ये आपके पास पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, ये आप जो है वो क्लास के अंदर हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि पोर्टल पे दे दें। आप जो है वो इसको इजी हो के अपने टाइम के हिसाब से पोर्टल से बैठ के कॉपी कर लें। ठीक है। अच्छा, कॉपी करवाने का भी रीजन है। कॉपी करवाने का रीजन ये है कि भाई आप जब लिखते हो तो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखवाने का कुछ चीजें हम आपको जो बहुत हमें लगेगा यार ये याद करवाने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको जो है वो नोट्स की फॉर्म में दे देंगे। और जो हम समझेंगे नहीं यार ये लिख के याद करने की जरूरत है, तो वो हम खुद आपको पोर्टल पे देंगे, ताकि आप जो क्लास में इसी जगह से हम डिस्कशन करेंगे और क्लास के बाद यही चीज आपको पोर्टल पे लेक्चर के साथ आप ले सकते हैं और वहां से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास, यानी कॉपी करके अपने पास डायरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर आप अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ से ये सारी चीजें हम रिटेन करेंगे। ठीक है, रिटेन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। मैं, ये चैलेंज मेरा है आपको। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मेरे ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज मेरा है आपको कि भाई आप एक दफा ये रिटेन कर लें और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे आपको डायरेक्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, जब आप ये एक चीज जो है वो जब याद कर लेंगे, यहाँ से समरीज से रिटेन कर लेंगे, तो डायरेक्ट, ये पिछले बैच की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी यही बात कहते थे कि यार जब हमने यहाँ से समरीज से एक चीज कर ली, तो जब हम डायरेक्ट, एक होता है ना यार, डायरेक्ट खोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब आप ये खोलेंगे तो आपको डायरेक्ट बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, एनीवेज, तो इसका मतलब ये हुआ स्टेप्स तीन है, दो तीन स्टेप्स हैं भाई। पहले आपने एक समरीज रिटेन करनी है, फिर आपने डायरेक्ट रीड करना है, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी है टॉपिक वाइज। ठीक है, जिसकी बुक नेक्स्ट वीक तक बुक शॉप के ऊपर अवेलेबल होगी, तो आप वहां से कलेक्ट कर लें, और फिर वहीं से जो है वो हम प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे। किसी की अगर कोई क्वेरी है तो जल्दी से कर ले, वरना हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, ये दो चार क्वेश्चन यहाँ पे आए, मैं उनको भी एड्रेस कर देता हूँ। कि एक क्वेश्चन ये है कि सर, December 21 के लिए बुक अभी से ले लें? बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई इशू ही नहीं है मुफस्सिर। ठीक है, बिल्कुल बुक ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद उसामा का क्वेश्चन है कि सर, इफ यू टेक क्लासेस फ्रॉम नाउ, हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रिवाइज द कोर्स आफ्टर कंप्लीशन? ठीक है। अच्छा देखिए उसामा, क्लासेस अभी से लेने का मतलब ये नहीं है कि आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अ, इसमें आपने करना ये है, मैं पहले फिर एक दफा फिर बताता हूँ कि आपने करना ये है कि आप क्लासेस साथ साथ ले रहे होंगे। ठीक है, क्लास के बाद समरीज को रिटेन कर रहे होंगे। ठीक है, और डायरेक्ट को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेते, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई इंट्रोडक्शन टू कंपनीज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, आपने पहले ये समरीज रिटेन कर ली। ठीक है, क्लास के बाद तो हम क्लास में लिखने में हम अपना टाइम जो है वो जनरली कम लगाएंगे। आपको ये यही चीज जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल कर दी जाएगी, वहां से क्लास के बाद आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आप रिटेन कर लें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट पढ़ें, और फिर उसके बाद ये टॉपिक पास पेपर अगर आप कर लेते हैं तो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो भाई फिर रिवीजन में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ क्लासेस लिए हैं, आपने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा बाद में, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली फिर टाइम ज्यादा लगेगा बाद में।
अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी गेट द बुक इन डिफरेंट सिटी। ठीक है, आप एडमिन से बात करके, ठीक है, एडमिन आपको डिस्पैच करवा देगी। ठीक है, जो भी आपको बुक्स चाहिए, चाहे वो लॉ की बुक हो, टैक्स की हो, या कोई और बुक हो, अकाउंटिंग की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो आप एडमिन से बात करें तो वो आप मतलब एड्रेस वगैरह लेके आपको जिस भी जगह पर आप हैं, वो आप वहाँ पे आपको डिस्पैच करवा दी जाएगी। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताएं, वरना हम स्टार्ट कर देते हैं। मरियम साथ हैं, अरसलान, रहीम, सब क्लियर है? हाँ, अंसार अंसार रहमान साहब, हमने पोर्टल पे इस ऑप्शन को भी क्रिएट करवाया है। ठीक है, लास्ट बैच में हम नहीं करवा सके, इस ऑप्शन को हमने क्रिएट करवाया है कि हम जो है वो समरीज को वहाँ अवेलेबल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको पोर्टल पे भी डाल दें, तो हम पोर्टल पे डाल देंगे ताकि यह है कि आप इजी होके कॉपी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो हम जो है वो साथ साथ कॉपी भी कर रहे थे। ठीक है, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पे मैं आपको रोक के कहूँ नहीं भाई ये चीज यहीं पे कॉपी करें। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आए सर? तो मेन फोकस समरीज पे होगा अरसलान। देखो, बिल्कुल कैफ के अंदर भी आप ये बात जानते हो कि समरीज किस तरह से फ्रूटफुल रही है ना। ठीक है, अब हमेशा समरीज जो है वो हमेशा फ्रूटफुल रहेंगी। ठीक है, तो इतना मैं मतलब मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपसे एक बात कही कि वो प्रॉब्लम जो हमने अपने टाइम पे फेस की। ठीक है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि लॉ का पेपर और टैक्स का पेपर मैं खुद जो है वो से पढ़ के पास हुआ हूँ। ठीक है, मैंने क्लासेस जो है वो मतलब नहीं ली। तो अ, अच्छा, जो लोग क्लासेस ले चुके हैं उनसे भी मेरी डिस्कशन होती रही है, मतलब उस टाइम पे भी जब मैं पढ़ रहा था। तो वो मिस्टेक जो हमने अपने टाइम पे की, हम कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए ना हो। ठीक है। दिसंबर 21 के लिए बेयर एक्ट में चेंजेस आएंगी? यार देखो, लॉ के अंदर रेयरली चेंजेस आती है मुफस्सिर। ठीक है, बहुत रेयरली चेंजेस आती हैं। ठीक है, टैक्स में आती हैं लेकिन लॉ में बहुत रेयरली आती हैं, और अगर आई तो वो आपको अपडेट कर दी जाएंगी। उसके बाद बेयर एक्ट को सिर्फ एक नज़र से गुजारना होगा सर, बेयर एक्ट की वर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरसलान इलियास, देखो मैं यहाँ पे भी अपनी वर्डिंग्स यूज़ नहीं करूंगा। ठीक है, जो समरीज है ना उसमें भी जो वर्डिंग्स होंगी वो लॉ की ही वर्डिंग्स है। तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे होगे तो आपको मतलब ये नहीं होगा कि मेरी ऑथर की वर्डिंग्स नहीं है समरीज में। समरीज में भी बेयर एक्ट की वर्डिंग्स है, लेकिन समराइज फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिख रहे नो डाउट सर, समरीज तो बेस्ट थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, उनसे पेपर निकलता है टैक्स और लॉ का। थैंक यू। इंशाल्लाह जो है वो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। लेकिन यह है कि साथ साथ पढ़ना पड़ेगा भाई, कोर्स बहुत बड़ा है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप सिर्फ टीचर पर रिलाई करके बैठ जाएं, खुद से भी कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। एनीवेज, स्टार्ट करें अब। अच्छा, टाइमिंग्स। सर वीक में कितनी क्लासेस होंगी एंड टाइमिंग्स क्या होंगी इन वीकडेज में, एज इट्स डिफिकल्ट टू टेक क्लासेस लाइव ड्यू टू फर्म टाइमिंग? उसामा अहमद साहब, बिल्कुल ये आप भी फर्म के में सीनियर्स के विक्टिम हैं। ठीक है, तो आप जो है वो देखिए, एक बात तो मैं बताऊं आपको कि ये अब आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप लाइव लें या रिकॉर्डेड लें। पोर्टल पे ये चीज़ अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासेस जनरली जो है वो 3 होती हैं पर वीक। ठीक है, एट मैक्स 4 होंगी, वैसे 3 होती हैं। ठीक है, मेरी और तारिक साहब की मिला के। ठीक है, तो कोशिश करें कि अ, अगर कोई क्लास लेनी है, ठीक है, तो फर्म में भी अगर आप बैठे हैं तो उसको मैनेज करें। ठीक है, वरना होगा क्या कि आपका सीनियर आपसे कहेगा, ये प्रैक्टिकल इश्यूज है बता रहा हूं मैं आपको। आपका सीनियर कहेगा यार ये अब तो आपके पास रिकॉर्डेड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो बाद में सुन लेना। अच्छा, अब आप घर पे जा रहे हैं लेट नाइट, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा, वो बात कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो कोशिश करें, उसको कहेंगे भाई मैं घर नहीं जा रहा, मैं तो यहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ ना, चाहे रिकॉर्डेड ही सही, लेकिन आप वहीं बैठ के लें। जो क्लासेस आप अगर फिजिकल में भी जाते हैं तो यार वहां से जाते हैं ना फर्म से, तो अभी क्यों नहीं लेने दे रहे आपको क्लासेस? ठीक है, तो आप वहीं से बैठ के क्लासेस लें, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड। और ठीक है, आप फर्म का काम भी मैनेज करें, लेकिन ये ना करें कि वो कहे कि भाई अभी फर्म का काम करो बाद में क्लासेस लेना। इस पे तो कभी भी आप अग्री ना करें।
क्योंकि बाद में अल्टीमेटली तो करना आपने ना, उसका क्लाइंट तो निकल जाएगा, ठीक है, जो जॉब इंचार्ज है, जो मैनेजर है, वो तो क्लाइंट निकलवा रहा है, वो तो निकल जाएगा। आप क्या करेंगे फिर? आपके पेपर्स रुक जाएंगे फिर। जी जी भाइयों, आगे बढ़े। आगे मूव कर सकते हैं हम। चले जी, अब सबका फोकस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबका फोकस रहे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें देखें, क्योंकि हमें, आपने अभी सिलेबस देख लिया कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आएंगी कि जो आपके कोर्स से पर्टेनिंग है, सॉरी, जो कैप से पर्टेनिंग है, और इस कोर्स में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है कि भाई ये तो हम कैप में पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, जहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ आपने एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी, तो यहाँ उसके रेगुलेशंस भी आ जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इनिशियली, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सब मिला के भी जो है वो आपके कोर्स का 10-15% से ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए सुनते जाएं, क्योंकि हमने शुरू तो यहीं से करना है। ये नहीं हो सकता मैं डायरेक्ट जो है वो एनबीएफसी और डायरेक्ट बड़े टॉपिक्स को स्टार्ट करूं, वरना आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा पुराना, और साथ साथ नई चीजें भी आप में इसमें एड ऑन, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो एड ऑन होती जाएगी। एनीवेज, अब सुनेंगे सब यहाँ पे। ठीक है, देखें, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 की, ठीक है, तो हमने कहा भाई ये कंपनीज एक्ट 2017 है। ठीक है, एक्सटेंड टू होल ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, प्रोविंशियल डोमेन नहीं है, ये फेडरल डोमेन है, इसीलिए उसको जो है वो होल ऑफ पाकिस्तान की बात की, अनलाइक जो प्रोविंशियल लेवीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस के ऊपर लगती हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कंपनी बनाए, वो फॉल करेगी अंडर कंपनीज एक्ट 2017। अब इस कंपनी के कुछ जनरल फीचर्स हैं, ठीक है, जो आप छोटे थे तो पढ़ के भी आए थे। ठीक है, उसमें से जो फीचर्स ऑफ द कंपनीज क्या क्या है। ठीक है, कि हमने कहा भाई कंपनी क्या होती है, जब भी प्रैक्टिकली देखें, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि इवन अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें, तो जब भी हमारे पास कोई आता है, हमसे कहता है कि सर हम जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, तो बिजनेस करना चाहते हो तो भाई बिजनेस तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे भी हो सकता है, पार्टनरशिप बेसिस पे भी हो सकता है, कंपनी बेसिस पे भी हो सकता है। तो आप कैसे काम करना चाहते हो? वो कहता है सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब आप गाइड करें टैक्स और लॉ के हिसाब से कि भाई कहाँ पे हम, कौन सी चीज हमारे लिए एडवांटेजेस है। ठीक है, हम, हमें बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा मिलेगा। देखें, ये प्रैक्टिकल बातें है ना। तो अब आप क्या, किस तरह से उसको कन्विंस करेंगे? अब आपको कन्विंस, फॉर एग्जांपल, आप उसको कहते हैं कि नहीं यार कंपनी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो भाई ड्रॉबैक्स, मतलब बेनिफिट्स भी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो सबके होंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, और इसी तरह पार्टनरशिप में क्या होंगे, और कंपनी के क्या फीचर्स होंगे। तो कंपनी में आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी का वही स्टेटस है जो एक इंसान का स्टेटस है, लेकिन एक अलग है। पर्सन जरूर है वो, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जिस तरह से
ह्यूमन बीइंग बिजनेस कर सकता है, वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन भी ना कंपनी भी बिजनेस कर सकती है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, वैसे ही एक कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी डेथ और इसकी बर्थ उस तरह से नहीं होती जैसे इन ह्यूमन बीइंग की होती है, ठीक है। इसकी भी बर्थ होती है, इसकी भी डेथ होती है, लेकिन एक डिफरेंट वे के अंदर होती है, ठीक है। तो हमने कहा ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी तरह से उसने कहा कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? हमने कहा कि भाई कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। यानी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक है। और जो मेंबर की, जो शेयर होल्डर की, जो इंडिविजुअल की, जो ओनर की प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है, ठीक है। आप दोनों को मिला नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी को आपने एक अलग पर्सन कह दिया। तो जब अलग पर्सन कह दिया तो उसकी ओनरशिप के जो एसेट्स होंगे वो आपके कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा। इसी तरह से हमने कहा कि भाई आपके पास लिमिटेशन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट है। लिमिटेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है? लिमिटेशन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि भाई आपने जिस गोल के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी को बनाया था, उसी काम के लिए कंपनी रहेगी, उससे ज्यादा कंपनी का कोई काम नहीं होगा। क्या मतलब इसका? भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए बनाया था, तो उसके लिए मेरी कंपनी रहेगी। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाया था, मैंने सीमेंट सप्लाई करने के लिए बनाया था, मैंने शुगर, ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। यानी लिमिटेशन ऑफ वर्क है, अनलाइक एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो खुद से, अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमने कहा कोई भी काम कर सकता है, उसको कौन सी रिस्ट्रिक्शन? लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, ये नहीं है लिमिटेशन ऑफ वर्क का मतलब कि एक दफा काम फिक्स कर दिया, जैसे भाई फॉर एग्जांपल हमने कहा एंग्रो फूड्स, तो ये नहीं है कि एंग्रो फूड्स हमेशा फूड्स पे काम कर सकती है। भाई कोई और भी काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से उसने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मतलब है इसका? हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा भाई क्योंकि मेंबर्स ओनर्स हैं, ठीक है। अब अगर कंपनी किसी टाइम पे डिफॉल्ट करती है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? ठीक है, जैसे अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा बिजनेस डिफॉल्ट करता है, तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी? भाई मेरी लाइबिलिटी तो पूरी होगी। क्यों? अब उसके लिए मुझे घर बेचना पड़े, गाड़ी बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, मुझे सब कुछ डिस्पोज ऑफ करके अपनी लाइबिलिटी को सेटल करना जरूरी है, ठीक है। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है उस केस में। लेकिन मैं जब कंपनी की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो उसने कहा भाई मेंबर्स की लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक है? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कमिटेड बाय देम, या टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। ये भी थोड़ी देर में ये डिस्कशन हो जाएगा। हमने कहा इन शॉर्ट ये है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? हमने कहा कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी का आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास परपेचुअल सक्सेशन की बात है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन एज वी ऑल नो, हमने कहा कि कंपनी क्या है कि हमेशा के लिए बनी है, ठीक है। जब तक उसे लॉ के थ्रू एंड ना करवा दिया जाए तब तक कंपनी रहेगी, हमेशा के लिए बनी है। इसी तरह से आपके पास है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। हमने कहा भाई कंपनी का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी के एसेट्स को डिवाइड किया जाता है शेयर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि भाई कंपनी के नेट एसेट्स इतने, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन के, तो इस 1 मिलियन के एसेट्स को क्या किया जाता है? 1 मिलियन के एसेट्स को डिवाइड करके शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और शेयर्स दिए जाते हैं ओनर्स को, ठीक है। इसी को तो आप शेयर कहते हैं। शेयर का मतलब क्या है? हिस्सा, ठीक है, हिस्सा ही कहते हैं ना। तो ये हिस्सा किस चीज का है? हमने कहा नेट एसेट्स का हिस्सा है, ठीक है। भाई 10 रुपए का शेयर है, अगर मेरे पास जो है वो लेट से 1 लाख शेयर हो मैंने रखे हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 1 मिलियन के नेट एसेट्स हो गए ना कंपनी का। मतलब अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें, ठीक है। तो हमने कहा भाई ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी की, तो कंपनी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है। वो किस चीज का है? हमने कहा कॉमन सील का कॉन्सेप्ट है। कंपनी खुद सिग्नेचर नहीं करती, इसका ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कि जो किया जाता है, ठीक है। और फिर लास्टली हमने कहा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होती है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कि भाई कंपनी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए उसके बोर्ड के ऊपर कुछ लोग बिठाए जाते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? हमने कहा उसे आप कहते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इनको रिप्रेजेंट कौन करता है? हमने कहा कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके डायरेक्टर्स। मेरे साथ है यहाँ तक?
अच्छा भाई, इसके बाद सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर उसने एक बेसिक बात की है। उसने कहा है कि भाई एक्ट शेल प्रीवेल ओवर मेमोरेंडम आर्टिकल्स इफ इन कॉन्फ्लिक्ट विद एक्ट देन वॉइड, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई आपके पास जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है वो हमेशा प्रीवेल करेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल पे, या किसी भी एग्रीमेंट पे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, अनलेस के एक्ट खुद कह दे कि भाई इस जगह पे आप आर्टिकल्स को प्रीवेल करवा लें। ठीक है, हमें ये तो आइडिया है ना कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमने कहा मेमोरेंडम क्या होता है, कंपनी का मेन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बड़ी बड़ी बातें आती आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, शेयर कैपिटल के प्रोविजन किस तरह से होगा। हमने कहा ये बड़ी बड़ी बातें आती हैं। आर्टिकल्स में क्या आता है, हमने कहा आर्टिकल बाय लॉज है, ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, मीटिंग्स कैसे होगी, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होंगे, ये सारी बातें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखेंगे आप, ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल्स में आती हैं। उसने कहा एक्ट हमेशा लीड लेगा, एज लेगा मेमोरेंडम आर्टिकल या इस तरह के किसी और डॉक्यूमेंट पे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स एक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, तो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अनलेस अनलेस के एक्ट ने खुद कहा हो कि भाई इस जगह पे आप एक्ट आर्टिकल्स को जो है वो प्रीवेल करवा दें, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, इसके बाद सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 क्या कहता है, ठीक है, सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल, अगर नॉन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती है, हमने कहा कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, हम ये जानते हैं कि सर्विस का डोमेन किसका है, ठीक है, आपने सेल्स टैक्स में भी ये पढ़ा था कि सर्विस का डोमेन किसका होता है, प्रेवेंसेस का डोमेन है, ठीक है, सर्विसेज का डोमेन जो है वो फेडरल का डोमेन नहीं है। तो उसने कहा फॉर नॉन ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है, सुनेंगे, whose object is confined to single federal government or SECP is exercised by provincial government. Document shall mention license if any issued by provincial government. If company extend the activities beyond territorial limits of province, liable for wound up on SECP's application or level 3 penalty. सुनेंगे सब। हमने कहा भाई फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी कंपनी है जैसे लाइसेंस दिया गया है, ठीक है, लाइसेंस क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल प्रोविंस ने लाइसेंस दिया, किस चीज का लाइसेंस दिया कि आप सर्विस, ट्रेडिंग नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करें उसके प्रोविंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई आप एक्सप्लॉयटेशन की सर्विस प्रोवाइड करें बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जिस तरह लाइसेंस दिया गया, जितना प्रोविंस की तरफ से परमिशन दी गई, उतना ही आप एक्ट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, ठीक है। अगर आप अपनी एक्टिविटीज को एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द लाइसेंस गिवन, ठीक है, आप एक प्रोविंस से निकल के आपने कहा भाई मैं सिंध के अंदर भी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन कर लूं, नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइबल हो जाएंगे, किस चीज के लिए, पेनल्टी के लिए लायबल हो जाएंगे, और साथ साथ किस चीज के लिए लायबल होंगे, वाइंडिंग अप की तरफ आपको मूव करवाया जा सकता है एससीसीपी की एप्लीकेशन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा नॉन ट्रेडिंग कंपनीज जिनका ऑब्जेक्ट सिंगल प्रोविंस तक कंफाइंड है, सिंगल प्रोविंस तक लिमिटेड है, ठीक है, उसमें जो पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के और एससीसीपी के हैं, वो पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। लाइसेंस अगर इशू किया गया है तो वो भी बताएंगे। अगर आप अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको वाइंडिंग अप की तरफ मूव करवाया जा सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 3 था आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास सेक्शन 479, ठीक है। सेक्शन 479 के अंदर कुछ पेनल्टीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये पेनल्टीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आप ये देखेंगे कि हर जगह के ऊपर ये पेनल्टीज आ रही होंगी, ठीक है, कि भाई लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी, तो ये है क्या, ठीक है। तो हम बार बार डिस्कस नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हम आज डिस्कस करें ताकि बाद में जब भी आप ये पढ़ें तो आपको क्लिक हो जाए कि यार इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो हमने कहा भाई सेक्शन 479 की अगर हम बात करते हैं तो 479 के अंदर आपके पास दो तरह की पेनल्टीज के बने, एक फिक्स्ड पेनल्टी है और एक वेरिएबल पेनल्टी है, ठीक है। हमने कहा एक फिक्स्ड पेनल्टी क्या है, हमने कहा पर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दी कि भाई जितना आपका इशू सिग्निफिकेंट है उसके हिसाब से पेनल्टी की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा लेवल 1 वहां दिया होगा जहां पे नॉन कंप्लाइंस तो की है लेकिन उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है, नॉन कंप्लाइंस हुई है, तो कितनी पेनल्टी लगेगी, उसने कहा फिक्स्ड लगेगी अप टू 25,000 रुपीज। फिर लेवल 2 में उसने कहा कि अप टू रुपीज 500,000, और फिर लेवल 3 में उसने कहा कि रुपीज 100 मिलियन तक लग सकती है, ठीक है, फिक्स पेनल्टी। यानी अप टू लगेगी, 25,000 भी लग सकती है, 25,000 से कम भी लग सकती है, 5 लाख भी लग सकती है, 5 लाख से कम भी लग सकती है, 100 मिलियन भी लग सकती है, 100 मिलियन से कम भी लग सकती है, अप टू लिखा हुआ है। इसी तरह से उसने कहा कि सिर्फ ये नहीं, अगर एससीसीपी चाहे, ठीक है, तो आपके ऊपर जो है वो वेरिएबल पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। वेरिएबल पेनल्टी का क्या मतलब है,
कि जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा उतने दिन पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लग रही होगी। ठीक है, कितनी लगेगी? उसने कहा फर्स्ट केस के अंदर अप टू ₹500, सेकंड केस के अंदर अप टू ₹1000 और थर्ड केस के अंदर अप टू ₹500,000 पर डे पेनल्टी होगी ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ठीक है। अच्छा भाई, क्या ये दोनों में से कोई एक लग सकती है? नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों लगाना चाहें तो दोनों भी लग सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है इन एडिशन टू फिक्स्ड गिवन है। ठीक है, जब भी पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज की जाएगी तो पेनल्टी के लिए एक बात बड़ी क्लियर है कि आपको क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। ठीक है, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ना दिया जाए उस वक्त तक पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। ठीक है, सब मेरे साथ है यहाँ तक? सब साथ है यहाँ तक? एग्जैक्टली मरियम, पेमेंट ऑफ पेनल्टी से पर्टेनिंग है, बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, आपने सेक्शन 3 में देखा ना कि लेवल 3 की पेनल्टी इंपोज की जाएगी, तो लेवल 3 का मतलब क्या है? कि भाई फिक्स पेनल्टी अप टू ₹100 मिलियन भी इंपोज की जा सकती है और वेरिएबल पेनल्टी अप टू ₹500,000 पर डे के हिसाब से भी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। हर प्रोविजन के अंदर ये बात लिखी होगी कि भाई यहाँ पे लेवल 1 की लगेगी, यहाँ लेवल 2 की लगेगी, यहाँ लेवल 3 की लगेगी। ठीक है, तो हर सेक्शन जो रेफर कर रहा होगा पेनल्टी को, वो कौन से सेक्शन को रेफर करता है? वो 479 को रेफर करता है। यहाँ पे सारी पेनल्टी स्टेटेड है। साथ है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए हम। सब मेरे साथ हैं? आगे मूव कर जाए हम। कॉपी नहीं करना है आपने, कॉपी ना करें आप, जो है इजी होके पोर्टल से कॉपी करिए, करना है इसे। चलें भाई। अच्छा, इसके बाद आपके पास रिव्यू एंड रिवीजन से पर्टेनिंग एक प्रोविजन है। ठीक है, सुनेंगे सब। ठीक है, रिव्यू एंड रिवीजन ये नया प्रोविजन है, सेक्शन 479 ए। ये अभी रिसेंटली जो है वो ऐड हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ये टेस्ट नहीं हुआ है, आपके अटेम्प्ट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 479 ए जो है वो एक नया सेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करें। इसके अलावा जो इस तरह के सेक्शन होंगे उसको इंशाल्लाह किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। हमने कहा भाई आपके पास, जब भी मैं रिवीजन की बात करता हूँ, ठीक है, तो रिव्यू एंड रिवीजन की जब भी मैं बात करूंगा तो उसने कहा कि भाई रिव्यू क्या होता है? ठीक है, और रिवीजन क्या होता है? देखें, रिव्यू ये होता है कि जिस अथॉरिटी ने पास किया वही उसे रिव्यू करे। ठीक है, वही उसे फिर से देखे, फिर से आप उसके पास चले गए, उसने कहा भाई प्लीज इसे फिर से कंसिडर कर ले। ये रिव्यू है। रिवीजन क्या होता है? कि हमने कहा नहीं, जिस अथॉरिटी ने पास किया वो रिवीजन नहीं कर सकती। रिवीजन कौन करेगा? उसके अलावा कोई और अथॉरिटी, उसकी हायर अथॉरिटी उसे रिवाइज कर सकती है। ठीक है, यानी जब मैं रिवीजन की बात करता हूं तो यू आर नॉट गोइंग टू गो टू द सेम अथॉरिटी हु हैज पास द ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जब मैं रिव्यू की बात करता हूं तो फिर उस केस के अंदर उसी अथॉरिटी के पास जाओगे जिसने पास किया और उससे कहोगे भाई प्लीज इसे रीचेक कर लें, इसे रिव्यू कर लें। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब जब मैं रिवीजन की बात करता हूं तो उसने कहा रिवीजन किसके ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकती है? उसने कहा ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार या ऑफिसर। ठीक है,
कितने डेज में आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उसने कहा विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार या ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया उसके 60 डेज के अंदर आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। किसके पास? एससीसीपी के पास। जो भी एससीसीपी का डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा? हमने कहा भाई आप अप्लाई करेंगे किसके पास? अप्लाई टू एससीसीपी। जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, कौन अप्लाई करेगा? हमने कहा अग्रीव पर्सन और रजिस्ट्रार जो है वो अप्लाई कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने कहा कि भाई यहाँ पे जब मैं रिवीजन की बात करता हूँ, ठीक है, तो रिवीजन के केस के अंदर आप किसके पास जाते हैं? ठीक है, हमने कहा एससीसीपी के पास जाते हैं। जो भी एससीसीपी का डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, कौन अप्लाई करेगा? हमने कहा भाई अगर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया फॉर एग्जांपल, तो लेट से रजिस्ट्रार चला गया यहाँ पे एससीसीपी के पास, अग्रीव पर्सन चला गया, तो हमने कहा रिवीजन के लिए किसके पास जा सकते हैं? आप एससीसीपी के पास जा सकते हैं इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, उसने कहा कि भाई नो रिवीजन फॉर ऑर्डर ऑफ पेनल्टी या ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यानी एससीसीपी जो है वो इस चीज को रिवाइज करने नहीं बैठा हुआ कि आपके पेनल्टी के ऑर्डर को रिवाइज कर दे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार ने या ऑफिसर ने कोई पेनल्टी इंपोज की है तो इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय एससीसीपी, एंड व्हाटएवर द डिसीजन हैज बीन मेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑफिसर शैल बी फुल एंड फाइनल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि भाई रिवीजन दो चीजों के लिए नहीं होती। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसके लिए रिवीजन नहीं होगी, या फिर हमने कहा कि अगर पेनल्टी की प्रोविजंस की बात की जाए तो उसके लिए आपके पास रिवीजन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से रिव्यू क्या होगा सुनेंगे सब। हमने कहा रिव्यू क्या होगा? रिव्यू ये है कि भाई जिस अथॉरिटी ने पास किया है ऑर्डर वही उसे रिव्यू कर सकती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एससीसीपी या रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया तो आप उसके पास चले गए कि भाई आप इसे रिव्यू कर ले। फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया तो आप फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए कि भाई आप इसे रिव्यू कर लें। ठीक है, रिव्यू ऑन इट्स ओन मोशन भी हो सकता है या ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समराइज कर लेते हैं। हमने कहा भाई रिवीजन एससीसीपी करेगा किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? रजिस्ट्रार या ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट। कितने डेज के अंदर अप्लाई करना है? विद इन 60 डेज के अंदर। और जो भी डिसीजन एससीसीपी का होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। अप्लाई कौन करेगा? अग्रीव पर्सन या रजिस्ट्रार। ठीक है, हमने कहा किसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप? कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते या पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं, ये रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। रिव्यू कौन करेगा? हमने कहा एससीसीपी या रजिस्ट्रार करेगा या फिर फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ऑन इट्स ओन मोशन या फिर ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और जो भी हमने कहा कि भाई मतलब यहाँ पे ऑर्डर होगा, जो भी रिव्यू होगा वो क्या होगा? वो फाइनल होगा बाय एससीसीपी और रजिस्ट्रार। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? सब साथ हैं यहाँ तक? आगे मूव कर सकते हैं हम? चलें। अच्छा भाई, अब यहाँ से जो है वो हम कुछ और हमने कुछ एडवांस रिसेंट मतलब जो आपके न्यू सेक्शन से कुछ डिस्कस किया, अब आ जाते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं ये फिर से अब डिस्कस नहीं होंगी। ठीक है, एक दफा अगर हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सामने कोर्स की जो लेंथ है आपके सामने। अच्छा भाई, अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने कहा भाई डेफिनेशंस की जो प्लेसमेंट्स हैं वो तीन जगह पे हो सकती है। या तो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन को स्पेसिफाई किया हुआ है आपने, तो उसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ होंगी? पूरे एक्ट पे या पूरे ऑर्डिनेंस के ऊपर होगी। या फिर हमने कहा कि भाई अगर सेक्शन 2 में कोई चीज डिफाइन नहीं है तो फिर कहाँ होगी? तो हमने कहा कि फिर आपके पास जो है किसी स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर हो सकती है। ठीक है, और अगर वहां पे भी डेफिनेशन ना मिले आपको तो आपने क्या चीज चेक करनी है? लीगल डिक्शनरी मीनिंग चेक करनी है। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात है ना, कि या तो सेक्शन 2 में अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप जाएं सेक्शन 2 में और चेक कर लें। अगर वहां नहीं मिलता तो आप उसी सेक्शन में देखें कहीं डिफाइन तो नहीं किया हुआ है। अच्छा, वहां भी नहीं मिलता तो आप कहाँ चले जाएं? लीगल डिक्शनरी मीनिंग पे चले जाएं। ठीक है, कि भाई इसका लीगल टर्म क्या होगा, इसको लीगली कैसे डिफाइन कर रहे होंगे आप। अच्छा भाई, डेफिनेशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, हाइब्रिड। ठीक है, इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? हमने कहा भाई जहां भी वर्ड इंक्लूड्स यूज हो रहा हो,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अलावा भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन जो हमने दिया है वो तो होगा ही। ठीक है। अच्छा भाई, एक्सक्लूसिव का या एग्जॉस्टिव का क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, हमने कहा भाई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि जहां पे वर्ड्स मीन्स आ रहा हो, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। सुनेंगे सब? ठीक है। एक्सक्लूसिव में भी आपके पास दो तरह की डेफिनेशन होती हैं, बड़े गौर से सुनना है आपने। हमने कहा भाई एक्सक्लूसिव में एक होती है कि जहां पे वर्ड एक्सक्लूड्स आ रहा हो, और एक होती है एग्जॉस्टिव कि जहां पे वर्ड्स मीन्स आ रहा हो। ठीक है। तो एक्सक्लूड्स एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? जो एक्सक्लूड करे कि भाई ये हटा दें, बाकी सब है। और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का क्या मतलब होता है कि हमने कहा कि भाई मीन्स, जहां पे वो बताता है भाई सिर्फ यही मतलब है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी बड़े फिर से सुने। हमने कहा भाई इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है? जहां वर्ड्स इंक्लूड यूज हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमने बताया वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी चीजें आ सकती है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? हमने कहा कि भाई जो हम बता रहे हैं ये नहीं है, इसके अलावा बाकी सब है। मीन्स का क्या मतलब होता है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है। और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो है वो आपके पास एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ डेफिनेशन मिल जाए, जहां इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से कुछ भी अवेलेबल हो, वो आपके पास हाइब्रिड डेफिनेशन कहलाती है। मेरे साथ है, यहाँ तक आगे बढ़ जाऊं मैं? अरसलान क्लियर है? आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल ऑन हाइब्रिड अगली ही डेफिनेशन के अंदर एग्जाम्पल आ रही है रहीम भाई, अगली ही डेफिनेशन के अंदर आ रही है, थोड़ा सा रुक जाए। अच्छा भाई सुनेंगे? हमने कहा भाई अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन की, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज है। आप में से जो पढ़ के आए थे, इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ठीक है, सुनेंगे सब। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के अंदर उसने कहा कि भाई तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें इंक्लूडेड है। आप पूछ रहे थे ना कि हाइब्रिड डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तीन चीजें इंक्लूडेड है, दो चीजें एक्सक्लूडेड है। उसने कहा भाई बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एक वाइडर टर्म है। ठीक है, जिसमें तीन चीजें आ जाती है। उसने कहा एक कंपनी, कंपनी क्या होती है? जो कंपनी लॉ में फॉर्म हुई हो। कंपनी लॉ क्या होता है? हमने कहा कंपनीज एक्ट 2017 या प्रीवियसली जो रिपील्ड ऑर्डिनेंसेस या रिपील्ड एक्ट्स हैं वो भी इसमें कवर्ड है। फिर सुनेंगे। हमने कहा देखें, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन की पहली इंक्लूजन क्या है? कंपनी। ठीक है, अच्छा भाई कंपनी क्या होती है? उसने कहा जो कंपनी लॉ में फॉर्म हुई हो। अच्छा, कंपनी लॉ क्या होता है? उसने कहा जो कंपनीज एक्ट 2000, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 या रिपील्ड ऑर्डिनेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर अगर आप फॉर्म हुए, तो आप इसका मतलब कंपनी लॉ में फॉर्म हुए। और कंपनी लॉ में अगर आप फॉर्म हुए, इसका मतलब आप क्या है? कंपनी है। और ये कंपनी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो कनेक्शन क्लियर हुआ? हमने कहा इसका मतलब हर कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो कंपनी का जो हमने कहा कि भाई कंपनी छोटा टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है। ठीक है, वो कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। ठीक है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, नंबर टू, उसने कहा इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ कंपनी व्हिच हैज बीन लेट्स से व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉर्म हुई है, आपकी कंपनी यूके के अंदर, सिंगापुर के अंदर, आपकी दुबई में, किसी भी जगह पे अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पाकिस्तान के लिए वो कंपनी नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्या है? वो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कंपनी तो मैं उसको कहता हूँ कि जो कंपनीज एक्ट 2017 या रिपील ऑर्डिनेंस के अंदर फॉर्म हुई हो। ठीक है, लेकिन हाँ, इसे मैं बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन कह सकता हूँ। ठीक है। नंबर थ्री, उसने कहा कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म हुई हो किसी और स्टैट्यूट के अंदर। ठीक है, क्या मतलब इसका? हमने कहा भाई कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान स्टील्स की, अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान रेलवेज की, अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, हमने कहा ये सारे कंपनीज एक्ट में है पाकिस्तान के अंदर ही, लेकिन ये कंपनीज एक्ट में या रिपील ऑर्डिनेंसेस के अंदर फॉर्म नहीं हुए। ये किस में हुए? इनके लिए एक सेपरेट
जो है वो लॉ पास करवाया गया पार्लियामेंट से, ठीक है। तो हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये बने तो पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि कंपनीज एक्ट में या कंपनीज रिपील्ड ऑर्डिनेंसेस के अंदर नहीं बने, तो आई कैन नॉट टर्म इट एज कंपनी, ठीक है। मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट तो कहूंगा, लेकिन मैं इसे कंपनी नहीं कह सकता, ठीक है। यानी इन शॉर्ट बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं। नंबर वन कंपनी, नंबर टू incorporated if a person has been incorporated outside Pakistan, number three any statutory body formed in Pakistan under any other statute। statute का मतलब क्या है, लॉ, डिफरेंट लॉ के अंदर फॉर्म हुई है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये तीन चीजें आपके पास इंक्लूजन में थी और दो चीजें एक्सक्लूजन में। दो चीजें एक्सक्लूजन में क्या है सुनेंगे। हमने कहा भाई दो चीजें एक्सक्लूजन में क्या है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर नॉट अ कंपनी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहली बात हमने कहा कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर फॉर्म होती है, नंबर वन। नंबर टू नॉट अ कंपनी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। उसने कहा दो एक्सक्लूजन हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से हटा दो, क्यों? क्योंकि हमने कहा भाई इसका काम, इसके फीचर्स वो नॉर्मल कंपनी वाले थोड़ी है। हमने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जहां पे मेंबर्स खुद कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी ही डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कराची गोल्फ क्लब, ठीक है। हमने कहा भाई ये क्या है, पीसीएचएस हाउसिंग सोसाइटी। हमने कहा ये पीसीएचएस हाउसिंग सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो रह रहे हैं, ठीक है, रह के वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से क्या हो रहा है कि बिजनेस किया जा रहा है? नहीं, उन्हीं के लिए डेवलपमेंट की जा रही है। तो उसने कहा ये नॉर्मल कंपनी के फीचर्स नहीं रखती, इसे हटा दें आप यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से नॉट अ कंपनी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एक जनरल पावर दी गई। ये लॉ में आप बार बार देखोगे कि कभी एससीसीपी को एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी, जनरल पावर दी जाएगी, कभी रजिस्ट्रार को जनरल पावर दी जाएगी, कभी गवर्नमेंट को जनरल पावर दी जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जनरल पावर दी गई है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को कह सकती है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, यानी उसको इसके डोमेन से बाहर कर सकती है, ठीक है, एक जनरल पावर ले ली। यानी बॉडी कॉर्पोरेट में तीन चीजें आती हैं, दो चीजें नहीं आती। मेरे साथ रिपीट करें, हमने कहा नंबर वन कंपनी आती है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान आती है, और स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनी अदर स्टैट्यूट आती है। दो चीजें नहीं आती, वो दो चीजें कौन सी है? हमने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, ठीक है, या फिर ऐसी कंपनी विच हैज बीन नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट दैट इट शैल नॉट बी टर्म्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मैं उसे एक्सक्लूड कर दूंगा, ये भी यहाँ पे नहीं आएगी। मेरे साथ हैं सब यहाँ तक? आगे मूव करें हम, सब साथ हैं यहाँ तक? चलें। अच्छा भाई नहीं नहीं, अंसर रहमान बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। अ, दोनों में डिफरेंस है, हम आगे जाके इसको जब सेक्शन 42 पढ़ेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, ये पूरा टेबल जो है वो आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया गया है, ठीक है। इसे आप इजी होके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रॉडली अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, और फिर कुछ अदर्स के अंदर आपके पास फॉल करेगा, ठीक है। काइंड्स के अंदर क्या चीजें हैं, टाइप्स में क्या चीजें हैं, और फिर अदर्स में क्या चीजें हैं, इसको हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि भाई अगर मैं बात करता हूँ काइंड्स की, ठीक है, तो उसने कहा लिमिटेड बाय शेयर्स भी होता है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है,
और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी होती है। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? हमने कहा जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अगर मेरा कोई अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है तो मेरी लाइबिलिटी वहीं तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, एक बात। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? इसकी दो टाइप्स हैं, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। पहले विदाउट शेयर कैपिटल समझ लेते हैं। हमने कहा लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। अब आप सोचें कि मैं अगर गारंटी देता हूं, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दे दूंगा। तो ये गारंटी ट्रिगर कब होगी? क्या आज ट्रिगर होगी? क्या आज मुझे पैसे देने पड़ेंगे? मुझे पैसे कब देने पड़ेंगे आपके लिए? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। मैंने कहा भाई, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, आपके लिए मैंने गारंटी दी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि गारंटी कब ट्रिगर होगी? आज ट्रिगर होगी? हमने कहा नहीं, जब आप पैसे नहीं दे सकोगे तब ट्रिगर होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि भाई मेंबर्स ने गारंटी किया हुआ है कि कंपनी को मैं गारंटी देता हूँ किस बात की, कि जब कंपनी पैसे नहीं दे सकेगी तो मैं पैसे दूंगा। ठीक है। अच्छा भाई, आप पैसे दोगे कब दोगे? जब कंपनी पैसे नहीं दे सकेगी। ये कब होता है? ये होता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, यानी जब कंपनी बंद हो रही हो, कंपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ ना कर सकती हो, तो कंपनी जाती है मेंबर्स के बाद पास कि भाई आप मेरी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दें। लेकिन मेंबर्स क्या कहेगा? मेंबर्स कहेगा रुक जाएं, ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं होगा कि सारी की सारी आपकी पेमेंट पे कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैंने जितना अग्री किया था कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, सिर्फ मैं उतना ही करूंगा। यानी फॉर एग्जांपल, इफ आई बीइंग अ मेंबर अग्रीज टू कंट्रीब्यूट कि भाई मैं 1 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा, कब? जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी। तो अगर कंपनी का लाइबिलिटी 100 मिलियन की है और मैंने 1 लाख का अग्री किया था, तो मैं 1 लाख ही दूंगा, मैं उससे ऊपर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अग्री यही किया हुआ है। उन्हें लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि भाई लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? हमने कहा विदाउट शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि भाई मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी टू दी एक्सटेंट, सॉरी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिट हो जाएगी। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? कि भाई आप उस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करेंगे जो आपने अग्री किया मैं दूंगा, कब? जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? ठीक है, उसने कहा भाई यहाँ दो फीचर्स आ जाते हैं। सुनेंगे सब, यहाँ पे इस जगह पे दो फीचर्स आ जाते हैं। इसके फीचर्स दो हैं। एक लिमिटेड बाय शेयर्स का फीचर है और एक लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल वाला फीचर आ जाता है। यानी इसमें दो चीजें आप देनी पड़ेगी आपको। एक आपको जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स वाला अमाउंट भी देना पड़ेगा और एक आपको गारंटी का अमाउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, फिर हमने कहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने कहा भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे भी विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों दोनों फॉर्म्स हो सकती है। हमने कहा लेकिन दोनों केसेस के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट शेयर कैपिटल है तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी विद शेयर कैपिटल है तो फिर दो चीजें। पहले टू दी एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे और फिर जो बच जाएगा वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपके पास तीन तरह की काइंड्स हो गई। एक हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स, एक हो गया लिमिटेड बाय गारंटी और एक हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। ठीक है, चाहे आप लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें या चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी की बात करें, दोनों में दो दो टाइप्स हैं, एक विद शेयर कैपिटल और एक विदाउट शेयर कैपिटल। आई होप कि सब मेरे साथ है। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी की जब मैं बात करता हूँ तो सुनेंगे सब, सेक्शन 45 भी हम साथ साथ डिस्कस करें। ठीक है, अब क्योंकि आप बड़े हो गए हैं तो ये नहीं होगा कि बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें की जाएं, हम एडवांस लेवल की चीजें भी साथ साथ कर रहे होंगे। रहीम, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो। वो हमने जनरल फीचर्स पढ़े थे। वो हमने कहा था एक नॉर्मली एंटिटी के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, हमने स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट की बात नहीं की थी। ठीक है। अच्छा, अब
अब अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 45 की, सुनेंगे सब। उसने कहा कि भाई लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉफिट अदर देन मेंबर्स जो है वो वॉइड होगा। यानी आप किसी को भी जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अदर देन मेंबर्स, ठीक है। क्योंकि देखें, लिमिटेड बाय शेयर्स में तो पता है ना कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। देखिए, लिमिटेड बाय शेयर्स में मुझे पता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसे हो रहा है, शेयर शेयर वालों को जिनके पास शेयर्स हैं। लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल में मुझे पता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, विद शेयर वालों को, ठीक है, जिनके पास शेयर्स हैं। लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल के अंदर जनरली प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 45 ये कहता है कि प्रॉफिट अदर देन मेंबर्स तो वॉइड हो जाएगा। वैसे भी जब आप एनपीओ का सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 42, वहां पे ये लिखा है कि भाई लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कैसे, कोई बेसिस ही नहीं है आपके पास, ठीक है। बेसिस तो तब होती जब शेयर कैपिटल होता, जब शेयर कैपिटल है ही नहीं आपके पास तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप, बेसिस क्या बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अच्छा, फिर सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल में सुने, डिवाइडिंग अंडरटेकिंग इनटू शेयर्स और इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल रिगार्डलेस शेयर कैपिटल इज नॉट देयर इन मेमोरेंडम और आर्टिकल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात। उसने कहा भाई एक कंपनी है जो कहती है कि मैं हूं लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है, लेकिन काम क्या कर रही है, काम कर रही है अपने आप को, अपने नेट एसेट्स को, अपनी अंडरटेकिंग को डिवाइड कर रही है शेयर्स में, हिस्से कर रही है। तो उसने कहा फिर आप ये ना कहें कि विदाउट शेयर कैपिटल है, चाहे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखा हो कि विदाउट शेयर कैपिटल, वी कैन नॉट टेक इट एज कि ये विदाउट शेयर कैपिटल है। मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, ये ट्रीटेड कर लिया जाएगा एज इफ कि ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है। यानी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल में अगर आप अपने एसेट्स को डिवाइड करते हैं इनटू शेयर्स किसी भी फॉर्म के अंदर, नाम शेयर का लें, नाम शेयर का ना लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को बनवा क्या रहे हैं, आप अपने आप को बना रहे हैं एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब एक 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 बात मैं रुक के यहाँ कह दूं, देखिए, एक एंड से जैसे अगर आप में से क्योंकि जो स्टूडेंट बैठे हैं, वो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमसे ही लॉ और टैक्स नीचे पढ़ के गए, ठीक है, ईआरडीटी के अंदर ही। तो टैक्स के अंदर आपको याद है कि एक तरीके से हम चलते थे, वो हम क्या करते थे, हम जो है वो एक एंड से तारिक साहब जो है वो सेल्स टैक्स स्टार्ट करते थे और एक एंड से जो है वो इनकम टैक्स, ठीक है, चल रहा होता था, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि भाई आपको फायदा होता है, ठीक है, कि भाई जहाँ दोनों चीजें एक साथ करवाई जा रही होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने यही स्ट्रैटेजी रखी है। करने को तो ये हो सकता था कि मैं भी कंपनी एक्ट से स्टार्ट करूँ और तारिक साहब भी कंपनी एक्ट से स्टार्ट करें, लेकिन हमने स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई है कि भाई दोनों तरफ से है, मतलब एक तरफ से कंपनीज एक्ट की प्रोविजन स्टार्ट हो और दूसरे एंड से जो है वो अदर लॉस की प्रोविजन स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि आपका एक साथ अच्छी तरीके से कोर्स जो है वो कवर अप हो रहा हो, ठीक है। एनीवेज, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। आगे बढ़े हम। अच्छा जी, इसके बाद सुनेंगे सब, बड़े बड़े गौर से सुनना है आपने यहाँ पे। देखिए भाई, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स के अंदर तीन तरह की जो है वो टाइप्स हैं। एक है सिंगल मेंबर कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, विच इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लेकिन उसे अलग से बताया जाता है कि ये सिंगल मेंबर कंपनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होता है और जो मेंबर होता है वही डायरेक्टर भी होता है। और आप इसे डिनोट कैसे करते हैं, लिखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि ये सिंगल मेंबर कंपनी है, तो हमने कहा इसके नाम के साथ आ रहा होगा एसएमसी प्राइवेट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, जिसमें एक ही मेंबर हो, जो मेंबर हो वही डायरेक्टर हो। और हमने कहा इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे एसएमसी प्राइवेट से, ठीक है। हर सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी होती है,
लेकिन हर प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं होती। ठीक है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। उसका रीजन है, हमने कहा भाई हर प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में का जनरल फीचर ये है कि इसमें कम से कम दो लोग होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं इसमें? 50% हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यानी इसका मतलब क्या हो गया? हमने कहा कि भाई प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? नॉट मोर देन 50 एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यानी एक क्लोज ग्रुप है, लेकिन सिंगल मेंबर नहीं है। सिंगल मेंबर में तो कम से कम भी एक था, ज्यादा ज्यादा भी एक था। प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने? 50। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसने कहा भाई एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रेस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। यानी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ दी ऑल दी मेंबर्स। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास शेयर्स है तो मैं दूसरी प्राइवेट कंपनी को सॉरी दूसरे शेयर होल्डर को शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, ड्यू प्रोसीजर है नॉर्मल। जैसे भाई आप पब्लिक कंपनी में क्या करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या करते हैं? स्क्रीन खोलते हैं, सामने आप लिखते हैं भाई मैंने पीआईए के शेयर्स बेच दिए, वो बिक गए। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, उसमें रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसी तरह से प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। हमने कहा प्राइवेट नाम ही इसीलिए है कि वो जनरल पब्लिक को नहीं बुलाना चाहते। ठीक है, कुछ लोग आपस में मिलके जो है वो प्राइवेट कंपनी खोल ली उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं करते, जैसे आईपीओ कॉल नहीं करेंगे प्राइवेट कंपनी वाले। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम समराइज करें तो हमने कहा तीन कंडीशंस हैं। नंबर वन, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नंबर टू, not more than 50 members excluding the number of employees. Number three, prohibits invitation to general public. ठीक है, फिर इसके बाद वो बात करता है, वो कहता है कि भाई पब्लिक कंपनी की बात बताओ, पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो उसने कहा भाई पब्लिक कंपनी वो होती है, डेफिनेशन में लिखा है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी इसका मतलब ये हुआ हो गया कि विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब हो गया? वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से एक्सीड कर सकते हैं। और वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। यही हो गया ना इसका मतलब, कि जब वो कहता है पब्लिक कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो हमने कहा वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्राइवेट कंपनी के अंदर थे इट शैल नॉट बी देयर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी भी आपके पास दो तरह की है, एक वो जो लिस्टेड हो, कहाँ लिस्टेड हो? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान पे। और एक वो जो अनलिस्टेड हो। हमने कहा अनलिस्टेड का क्या मतलब है? जो पोटेंशियल रखती है अपने आप को लिस्ट करवाने का, लेकिन करंटली लिस्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई चाहे पब्लिक लिस्टेड हो चाहे पब्लिक अनलिस्टेड हो, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? उसने कहा भाई कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? अनलिमिटेड। यानी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यानी एसएमसी में मिनिमम एक मैक्सिमम एक, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो मैक्सिमम 50, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम तीन मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप इस तरह से जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर आपके पास एक ही बंदा होगा जो सब कुछ है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो होगा, मैक्सिमम 50 होगा। पब्लिक में मिनिमम तीन होगा, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा अब सुनेंगे सब, साथ साथ चलते हैं। अच्छा अब वो कहता है कि भाई इफ नंबर रिड्यूसेस, सुनेंगे, इफ नंबर रिड्यूसेस एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर 180 डेज। ठीक है, यानी कहाँ पे बात कर रहा है? इधर आ जाए। हमने कहा भाई ये कह रहा है कि पब्लिक कंपनी के अंदर आपके पास मिनिमम लोग कितने हैं? दो। ठीक है, सॉरी, प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके मिनिमम लोग कितने? दो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम लोग कितने? तीन। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये नंबर कम हो जाए, नंबर कम होने का मतलब क्या है? कि दो से कम हो जाए किसी भी टाइम पे, और तीन से कम हो जाए पब्लिक कंपनी के केस के अंदर, तो क्या होगा? उसके रिpercussions क्या होंगे? तो वो कहता है इफ नंबर रिड्यूसेस एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर 180 days, then after lapse of 180 days every person being member so carries on business shall be severally liable for the debts contracted after lapse of 180 days may be sued on individual basis। यानी वो कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ तो मेरे पास हमेशा कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। जहां दो से कम हुए तो उसने कहा पहले 180 दिन तक तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। यानी 180 डेज इनिशियली आपको फ्रीडम दिया गया कि ठीक है दो से कम हो गए तो आप पूरा कर ले नंबर। लेकिन अगर ये 180 डेज लैप्स हो गए, लेकिन फिर भी ये दो आपने एक से दो नहीं किए, या पब्लिक कंपनी में दो से तीन नहीं किए, तो फिर उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो उसने कहा फिर इनिशियल 180 डेज के बाद
हर मेंबर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है इस रिड्यूस नंबर्स के साथ, उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। उसने कहा कि ही शैल बी लायबल, सेवरली लायबल फॉर द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर। यानी अगर मैं कोई भी लेट से मैंने भाई 180 डेज के बाद एचबीएल से बैंक लोन ले लिया, ठीक है, तो अब कंपनी लायबल नहीं है लोन पे ऑफ करने के लिए, तुम लायबल हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने रिड्यूस नंबर्स के साथ बिजनेस को कंटिन्यू किया। और फिर उसने कहा कि मे बी सूड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। क्या मतलब कि भाई क्योंकि इसने रिड्यूस नंबर्स के साथ कंपनी चलाई, तो अब इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, कंपनी का केस इस पे भी डाइवर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके नंबर रिड्यूस हो जाएं प्राइवेट में या पब्लिक में, मिनिमम नंबर से कम हो जाएं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उन नंबर्स को पूरा करें। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कि जो डेट्स कंपनी के थे वो आपके ऊपर आ जाएंगे, और जो केस कंपनी का था वो आप पे भी किया जा सकता है। ठीक है, मेरे साथ है यहाँ तक सब क्लियर है? मरियम, क्या नाम है, अरसलान, रहीम, सब मुफस्सिर सब साथ हैं? एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा मरियम। इस पे कुछ इश्यूज हैं, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये है कि पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा चले, अब इसके बाद सुनेंगे। उसने कहा भाई सिंगल मेंबर कंपनी के लिए भी कुछ अलग से उसने बात लिखी है। उसने क्या लिखा है? उसने कहा ये नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 किससे रिलेट कर रहा है? सिंगल मेंबर कंपनी से। तो वो कह रहा है सिंगल मेंबर कंपनी का जो मेंबर है, जो एक ही बंदा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ। ठीक है, वो क्या करेगा? एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा जो उसकी डेथ के बाद दो काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? दो काम क्या करेगा? कि उसके शेयर्स ट्रांसफर कर देगा उसके लीगल हेयर्स को, और उस वक्त तक कंपनी को रन करेगा जब तक वो लीगल हेयर्स फुली चार्ज ना ले लें कंपनी का। फिर सुनेंगे। हमने कहा सिंगल मेंबर कंपनी के लिए क्या कहता है, देखिए स्टेरिक 4 मेंबर शेल नॉमिनेट अ पर्सन टू। ठीक है, यानी ये जो बंदा है, जो सिंगल मेंबर कंपनी का मेंबर है, वो क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को टू ट्रांसफर शेयर्स टू लीगल हेयर्स, और उस वक्त तक एज ट्रस्टी कंपनी को रन करेगा जब तक शेयर्स सही तरह से ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, और फिर सेक्शन 52 जो प्राइवेट कंपनी से रिलेट करता है, ठीक है, उसने ये कहा कि भाई अगर आपने नॉन कंप्लाइंस की प्राइवेट कंपनी की, तो जो रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल, जो बेनिफिट्स प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं एक प्राइवेट कंपनी को, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सीज कर लिए जाएंगे। Non-compliance with condition of private company would result into cease of privileges and explanation by private company. Relief in consequences of default only if company applies to SECP on grounds of inadvertence, accidental or just and equitable to grant relief. ठीक है, क्या मतलब इसका? कि भाई मैंने गलती से 50 से ज्यादा एक्सीड करवा दिए मेंबर्स। ठीक है, तो उसने कहा फिर जो बेनिफिट्स थे ना, कि भाई आपके एडवांटेजेस है ना, कि आप अब मतलब ये है कि भाई आप एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप के अंदर हो, ठीक है, वो बेनिफिट पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनलेस आपको एग्जेम्पशन दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? जब आप एसईसीपी के पास जाएं कि भाई मुझसे डिफॉल्ट गलती से हुआ है, डेलिबरेटली मैंने ये काम नहीं किया, आप मुझे रिलीफ प्रोवाइड करें, ये मैंने जानबूझ के काम नहीं किया। ठीक है, तो उस केस के अंदर हो सकता है। अदरवाइज पे प्राइवेट का फायदा नहीं हुआ ना। अभी प्राइवेट में भी तो फायदा है, पब्लिक के अंदर तो कंप्लाइंसेस ज्यादा है, प्राइवेट में कंप्लाइंसेस कम है। ठीक है, तो वो सारे एडवांटेजेस आपसे ले लिए जाएंगे वापस। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ तक मेरे साथ हैं। इनशाला हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब टाइम भी ओवर हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से अपने डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये मैं अपलोड करवा दूंगा पोर्टल के ऊपर, आप वहां से इसे कॉपी पेस्ट जरूर करेंगे, ताकि मैं देखिए पर्पज है ना, वरना ये आपको नोट्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। क्यों नहीं किए जा रहे? ताकि आप लिखें। ठीक है, एनीवेज, चलें यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।